हेलो दोस्तों, मैं सरिता और मैं आज आपके लिए इस वीडियो में राइस और वीट से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आई हूँ। वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में निम्नलिखित फसलों में किस फसल का कल्टीवेटेड एरिया सबसे ज्यादा है? वर्ल्ड में किस क्रॉप का कल्टीवेटेड एरिया ज्यादा है? तो गेहूं का, वीट का। चावल का जो उद्गम जो राइस है उसकी ओरिजिन भारत व बर्मा। फोर्थ नंबर ऑप्शन हो जाएगा, विश्व में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में कितना है? 45 मिलियन हेक्टेयर है। चावल की उत्पादकता में सबसे अधिक किस राज्य, चावल की उत्पादकता सबसे ज्यादा किस राज्य की? जो चावल की प्रोडक्टिविटी है सबसे ज्यादा पंजाब की है। ओराइजा वंश की कुल कितनी स्पीसीज हैं? ओराइजा सिटाइवा है, सॉरी ओराइजा की जो 24 स्पीसीज हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 24 स्पीसीज है। और जो इंडिया में ग्रो की जाती है वो 3 है। एक इंडिका है, एक जोपोनिका है और थर्ड जवानिका है। इंडिका जो है वो इंडिया में ग्रो की जाती है, जो जोपोनिका जापान में ग्रो की जाती है और जो जवानिका है वो इंडोनेशिया में ग्रो की जाती है। थर्ड 6 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। ओराइजा ग्लेबर्मा किस जगह पर पाई ज्यादा, मतलब इसकी कल्टीवेशन की जाती है? जो ओराइजा ग्लेबर्मा है उसकी कल्टीवेशन अफ्रीका में की जाती है। भारत में उगाई जाने वाली चावल की किस्में, चावल की किस्में उप स्पीसीज से संबंधित हैं। जो इंडिका है वो इंडिया में ग्रो की जाती है, इसमें इंडिका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन, इंडोनेशिया में कौन सी राइस की सब स्पीसीज ग्रो की जाती है? तो इसमें फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जवानिका। चावल उगाने में अपरंपरागत क्षेत्र, इसमें अपरंपरागत क्षेत्र कौन से हैं? पंजाब और हरियाणा हो जाएंगे। चावल का जो पुष्पक्रम होता है, राइस का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे हम पेनिकल कहते हैं, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। छिलके वाले चावल को क्या कहते हैं? जो छिलका वाला जो चावल होता है उसे पूरा चावल कहते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। धान की फसल के कौन सी क्लाइमेट की हमें रिक्वायरमेंट होती है? कौन सी क्लाइमेट होनी चाहिए? तो इसमें जो जब हम राइस ग्रो करते हैं तो उसके लिए हमें हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। चावल के पकने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए? लगभग ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड होना चाहिए, 20 से 25 सेंटीग्रेड होना चाहिए। फोटो पीरियड के आधार पर धान एक पौधा है, तो फोटो पीरियड के बेस पर क्रॉप को तीन बेस पर डिवाइड किया गया है। एक लॉन्ग डे फोटो पीरियड, एक शॉर्ट डे फोटो पीरियड और एक डे नेचुरल फोटो पीरियड। डे नेचुरल फोटो पीरियड, जो लॉन्ग डे फोटो पीरियड है उसके लिए 14 से 16 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है और जो शॉर्ट डे उसके लिए 10 से 12 घंटे और डे नेचुरल उस पर दिन के टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अस चावल की बुआई किस समय की जाती है? इसमें चावल जो होता है हमारे 3 सीजन में ग्रो किया जाता है, एक अस होता है, एक अमन होता है, एक बोरो होता है। अस चावल की जो सोइंग की जाती है वो मई जून में की जाती है, जो बोरो राइस होते हैं उसकी सोइंग की जाती है नवंबर दिसंबर में। जो राइस क्रॉप होती है उसके लिए हमें कितना पीएच चाहिए? तो ए नंबर ऑप्शन 4 से 6 चाहिए उसके लिए, 4 से 6 चाहिए उसके लिए पीएच। IR8 धान की जो वैरायटी है वो भारत में कहाँ से आई थी? तो IR8 जो वैरायटी है वो इंडिया में फिलीपींस से आई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें धान की कौन सी किस्म म्यूटेंट वैरायटी, मतलब कि डॉट म्यूटेंट है, डॉट उत्परिवर्तित है, इसमें जगन्नाथ हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। धान की बुआई के लिए ब्रॉडकास्टिंग मेथड से 80 से 100 और जो ड्रिलिंग मेथड है उसे 60 किलोग्राम सीड की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। धान के 1 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपाई के लिए
कितने क्षेत्रों में नर्सरी तैयार करनी होती है, तो सी नंबर ऑप्शन 1000 वर्ग मीटर में हो जाएगी। धान में भारत में धान की नर्सरी तैयार करने के लिए डेपोक विधि का प्रचलन डेपोक विधि किस देश से प्रचलन में लाई गई थी, तो फिलीपींस से लाई गई थी। हमारे जो नर्सरी तैयार करने की डेपोक मेथड है फिलीपींस से लाई गई थी। भारत में नर्सरी तैयार करने के लिए 8 डिविजन बेड मेथड की रोपाई करने के लिए जो धान की पौध होती है, जो हिल होती है, वो कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 20 से 25 दिनों में। जो धान की हिल होती है, जो धान की पौध होती है, वो बेड मेथड से कंप्लीट हो जाती है। और जो डेपोक मेथड से जो धान की पौध है, धान की हिल है, वो 11 से 14 दिन में कंप्लीट हो जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, डेपोक विधि में धान की नर्सरी तैयार करने के लिए कितने दिन में पौध तैयार हो जाती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 से 14 दिन में। धान की रोपाई करने के कितने लोग की धान की रोपाई ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद कितने दिन बाद खरपतवार नाशी का यूज करना चाहिए, तो इसमें हो जाएगा 6 से 8 दिन बाद। धान के पौधे की प्रारंभिक वृद्धि अवस्था में क्रैक्स के किस रोग के जो क्रैक्स होते हैं, वो किस रोग के कारण मतलब प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के कारण जर्मिनेट होते हैं। किस कीट के द्वारा धान का डुंगरो वायरस वो फैलता है, जो डुंगरो वायरस होता है वो किस कीट के द्वारा ट्रांसमिशन एक पौधे से दूसरे प्लांट में होता रहता है, तो इसका जो ट्रांसमिशन करता है वो सी नंबर ऑप्शन ग्रीन लीफ हॉपर करता है। धान में डेड हर्ट व व्हाइट हर्ट धान में डेड हर्ट व व्हाइट हेड का जो ट्रांसमिशन में कौन सा इंसेक्ट करता है, इसमें स्टेम बोरर करता है, तना छेदक करता है। धान के पौधों के कल्लों में रूप पहला तना व प्याजी पत्ती लक्षण किस कीट के कारण होते हैं, तो इसमें हो जाएगा गालमिस, ऑप्शन नंबर बी। धान के ग्रासी स्टंट रोग का वाहक, इसका जो वेक्टर हो जाएगा ग्रासी स्टंट डिसीज जो है, उसका वेक्टर ब्राउन प्लांट हॉपर हो जाएगा। गंधी बग पौधे की किस स्टेज पर अटैक करती है, तो गंधी बग मिल्किंग स्टेज पर अटैक करती है। इसमें जो दाने होते हैं, जो ग्रेन उससे रस चूस लेते हैं, रस शक्कर लेते हैं, जिससे हमारा दाना नहीं बन पाता है। बासमती चावल के 1000 दानों का वेट कितना होता है, तो 21 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओराइजा सेटाइवा डिप्लॉयड स्पीसीज है, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर 24 होते हैं। धान में बौनेपन गुण के लिए जिम्मेदार डॉर्फ कैरेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है, उसमें ओजीन हो जाएगा, और जो वीट में है वो नॉरिंगटन हो जाएगा। गोल्डन राइस किसका अच्छा सोर्स है, ये विटामिन है। अगर यहाँ पे ऑप्शन कैरोटीन भी होता तो कैरोटीन किससे हो जाता, क्योंकि कैरोटीन जो है विटामिन ए का केमिकल नेम है। सुपर राइस की कल्पना किसने दी थी, सुपर राइस की कल्पना जीएस खुश ने दी थी। भारत सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी कब शुरू की थी, तो ये फर्टिलाइजर सब्सिडी 1 नवंबर 1977 में स्टार्ट की गई थी। कॉमनवेल्थ ब्रीड का वनस्पति नाम, कॉमनवेल्थ ब्रीड का जो वनस्पति नाम होता है, बॉटनिकल नाम होता है टिक्टिकम एस्टिवम। जो टिक्टिकम एस्टिवम है हमारे स्पीसी, वो हेक्सापोलाइड, इसमें क्रोमोसोम नंबर 42 यानी 42 होते हैं। और जो इंडियन डॉर्फ व्हीट है, इसका साइंटिफिक नेम होता है टिक्टिकम स्फोरोकोकम। और इसमें देख लेते हैं एमर व्हीट का साइंटिफिक नेम चाहिए, बॉटनिकल नेम टिक्टिकम डाइकोकम होता है। मैक्रोलिक व्हीट का टिक्टिकम ब्यूरम होता है। मैक्सिकन व्हीट का टिक्टिकम एस्टिवम होता है। और जो इंडियन डॉर्फ व्हीट है, जो भारतीय डॉर्फ गेहूं है, इसका जो साइंटिफिक नेम है बॉटनिकल नेम वो टिक्टिकम स्पोरोकोकम है। इसलिए यहाँ जो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा ये वाला गलत हो जाएगा। और जो व्हीट की जो ओरिजिन प्लेस है वो मध्य एशिया है, टर्की भी कहते हैं। जो कॉमन ब्रेड व्हीट है, सामान्य रोटी वाला जो गेहूं है, ये भी मैंने बताया था आपको, ये हेक्सापोलाइड है, इसमें क्रोमोसोम नंबर 42 होते हैं। ये हेक्सापोलाइड मतलब षष्ठ ग्रोथ हेक्सापोलाइड, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैक्सिकन
जो डॉर्फ वीट है भारत में किसके द्वारा लाया गया था? नॉर्मन इबोलाग लाया गया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन, जो ग्रीन रिवोल्यूशन थी, हरित क्रांति थी, उसमें नॉर्मन इबोलाग ने विश्व में लाई थी, और जो इंडिया में थे उसके फादर स्वामीनाथन थे, और जो वर्ल्ड में थे वो नॉर्मन इबोलाग थे। गेहूं, विश्व में गेहूं का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रखने वाला देश भारत। सबसे ज्यादा एरिया हमारा इंडिया रखता है, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चीन का है, चाइना का है। तो एरिया में हमारा फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगा इंडिया, और प्रोडक्शन में सेकंड पर इंडिया आ जाएगा, फर्स्ट पर चाइना आ जाएगा। ये वीट और राइस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।